अपना जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, ये समझो कि अपना टॉपिक नंबर है ना 7th है। कौन से का? अपना स्टडी नोट 2 है उसका। ठीक है, चलो तो अब करते हैं आगे। थोड़ा सा क्या है कि मॉड्यूल का उठाएंगे बेस, लेकिन उससे पहले मैं उसको आपको ऐसे अंडरस्टैंड करवाना चाहती हूँ कि एक्चुअली इसका बेसिक देकर, इसका एग्जांपल देकर कि एक्चुअली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो अपना टॉपिक 7th है। यहाँ पर क्या कहता है, देखो फॉर एग्जांपल अपने पास में एक पर्सन है और उस पर्सन का नाम अपन कुछ भी ले लो, जैसे अपना उस पर्सन का नाम अपने सुरेश लिख लिया। ठीक है, उस पर्सन का एक बिजनेस है, जैसे उसके पास में एक दुकान है या बिजनेस है, वो फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर मतलब किसी भी तरीके का फर्नीचर बनाता हो, चाहे वो अलमीरा हो, फर्नीचर शॉप है उसकी। अब चाहे वो अलमीरा हो, चाहे वो एक टेबल हो, चाहे वो बेड हो, किसी भी तरीके का जो वुडन वर्क है वो उसको करता है। ठीक है, अब क्या है, प्रेजेंटली मान लीजिए सुरेश के पास में ना अभी फिलहाल उसके पास में 10 कस्टमर्स हैं। ठीक है, 10 कस्टमर्स हैं और पर मंथ उसके पास में मान लो 25 ऑर्डर्स आते हैं। हर महीने उसके पास में 25 ऑर्डर आते हैं। अभी उसके पास में 10 कस्टमर है और हर महीने उसके पास में 25 ऑर्डर आते हैं, यानी कि या तो अलमारी के लिए आ जाता है, या टेबल के लिए आ जाता है, या कोई अदर वुडन वर्क है उसके लिए आ जाता है, तो उसके पास में ऑर्डर्स आते हैं। तो अब है ना, क्या होता है कि जब उसके पास में कस्टमर के ऑर्डर आते हैं, तो फिर भाई ये सुरेश है, अब सुरेश जो है उसको क्या करना पड़ेगा कि इन्हीं इन्हीं ऑर्डर के लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल वगैरह है ना वो इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा उसके लिए उसको मान लो कोई करीबन 10 अपने जो जिससे वो अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है ना, ऐसे 10 वेंडर्स हैं जिनके पास में उसको जाके क्या करना पड़ता है, ये 25 ऑर्डर के लिए पर मंथ के जो 25 ऑर्डर जो आते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरा अपने जो सप्लायर्स है, ऐसे 10 सप्लायर से कॉन्टेक्ट रखना पड़ता है, ताकि जब भी उसके पास में ऑर्डर आए तो उनके पास में रॉ मटेरियल लेने चला जाए। और आपको पता है कि अगर लकड़ी का कोई सामान बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल अपना वुड भी हो सकता है, उसमें कुछ लगने वाला कोई स्टील के जैसे अपने नॉब्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, तो कुछ स्टील का सामान भी लगेगा उसके अंदर कुछ स्क्रूज वगैरह होते हैं तो वो भी लगेंगे। उसके अलावा उसमें ग्लू वगैरह जैसे फेविकोल जिसे बोलते हैं, फेविकोल वगैरह है, उसके डब्बे भी अपन को चाहिए, है ना। माइका वगैरह होता है जो उसपे डिजाइनर वो होती है, शीट्स लगती है वुड वर्क के ऊपर। इसके अलावा काफी ऐसी चीजें होती है, तो ये समझो कि उसको ना अलग अलग मतलब अलग अलग, जैसे वुड के लिए अलग सप्लायर के पास जाना पड़ेगा, नॉब्स वगैरह के लिए अलग जाना पड़ेगा, ग्लू वाले के लिए ग्लू के लिए उसके अलग जाना पड़ेगा, माइका के लिए उसको अलग सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के और भी बहुत सारा सामान जो यूज होता है, ऐसे उसके पास में अलग अलग सप्लायर से उसको अलग अलग सामान उठाना पड़ता है। तो ये तो हो गई इसकी भी प्रेजेंट सिनारियो। ठीक है, अब मान लो वो अच्छा काम करके देता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिनेरियो चेंज होता है, और वो सिनेरियो चेंज होकर हो जाता है कि अब उसके कस्टमर जो है मान लो 6 महीने बाद में, आफ्टर 6 मंथ्स उसके कस्टमर बढ़ के हो जाते हैं मान लो अपने 100। पहले 10 हुआ करते थे, अब हो गए इसके 100 कस्टमर्स। ठीक है, और ऑर्डर पहले 25 आया करते थे, अब 100 कस्टमर्स हो गए, तो उसके जो अपने ऑर्डर्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो भी बढ़ के फॉर एग्जाम्पल अपने 300 ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो 300 ऑर्डर्स हो गए, नए कस्टमर बन गए, 300 ऑर्डर्स हो गए। अब है ना, ये क्या होता है कि इतने लोगों का ऑर्डर आना, अब क्या होता है, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग लोगों ने ऑर्डर दिए होंगे, है ना, और अलग अलग टाइम पे उनको कंप्लीट करके भी देना पड़ेगा। तो फिर अगर अलग टाइम पे ऑर्डर आया, और जैसे हम किसी को कहते हैं कि चलो तुम्हारा टेबल है वो 10 डेज में हो जाएगा, किसी को बोल दिया तुम्हारा काम 2 दिन में हो जाएगा, किसी को बोल दिया तुम्हारा काम 7 दिन में हो जाएगा, किसी को कस्टमर को बोल दिया तुम्हारा काम 8 दिन में हो जाएगा, किसी को बोल दिया आपका काम 15 दिन में हो जाएगा। तो हमने क्या है, सभी कस्टमर को अलग अलग ड्यू डेट्स दे दिए कि तुम्हारे जो ऑर्डर्स है वो अलग अलग डेट्स पे हम तुमको डिलीवर कर देंगे। अब जब ऑर्डर अभी ऑर्डर भी तो अलग अलग टाइम पे आया होगा, और उनको बना के उनकी जो बनाने में, क्योंकि कोई फर्नीचर बड़ा है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कोई फर्नीचर छोटा है तो उसमें टाइम कम लगेगा, और हमने अवेलेबिलिटी ऑफ जो सप्लायर्स हम जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, अपने ड्यू डेट पे डिलीवरी कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा टाइम है ना, वो हमारा क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग भाई। ऑर्डर भी आपको अलग अलग डेट पे रिसीव होता है, तो ऑर्डर डेट भी अपनी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, फिर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, हर चीज में अलग अलग टाइम लगा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो भी क्या है, सबके लिए डिफरेंट है। फिर उनके जो डिलीवरीज है अपने सामान को, फिनिश गुड्स की जो डिलीवरी है, वो डिलीवरी डेट्स भी अलग अलग है। तो आप ये देख रहे हो कि काफी सारा डेटा हमारे पास में इकट्ठा हो चुका है। अब इन इस सारा इकट्ठा डेटा को लिए उसने क्या करा, वो इतना, अब वो जो है सुरेश, वो अब इतना फर्नीचर बनाए या बैठ के वो करे, सॉरी,
शीट, सॉरी। तो हर चीज की जब डेट्स अलग हो गई है, उसके पास में देखो, तो अगर तुम देख रहे हो तो ऑर्डर डेट डिफरेंट आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डिफरेंट आ गई है, डिलीवरी डेट डिफरेंट आ गई है ना। और अपने पास में क्या है कि अलग अलग रॉ मटेरियल से अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनसे रॉ मटेरियल को लाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे पास में ना बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। तो हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर का नाम अशोक है, उसको हमने अपॉइंट किया है। ठीक है। अब ये जो मैनेजर है ये क्या करेगा, इतना सारा डाटा को कहाँ इकट्ठा लिखेगा, वो एक एक्सेल एक्सेल शीट होता है, आप जानते हो सारा जितना भी काम होता है वो सब एक्सेल शीट के अंदर इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये एक्सेल शीट में भी सारी चीजें डाल देगा, हर 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 रिकॉर्ड को वो एक्सेल शीट के अंदर डाल देता है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो, अगर मान लो कि हमारे पास में और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए, या और हमारे पास में ना हमारे पास में ऑर्डर्स आने लग जाए, तो एक्सेल शीट को पता चलेगा क्या कि ना कब कितना ऑर्डर आया, हमारे पास में स्टॉक ओवर स्टॉकिंग हो रखी है क्या, हमारे पास में अंडर स्टॉकिंग हो रखी है क्या, या रॉ मटेरियल को ये मान लो नॉब्स खत्म होने वाले हैं, या हमारे पास में वुड खत्म होने वाली है, या हमारे पास में फेविकोल खत्म होने वाला है, या हमारे पास में ज्यादा पड़ा है कम पड़ा है, करंट सिनेरियो कितना है, कब ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, और किसका ऑर्डर भी ड्यू हो गया है, किसका ऑर्डर हमने कंप्लीट डिलीवरी दे देनी है, किसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है। मतलब कुल मिला के ना इतनी सारी चीजों का जवाब केवल एक्सेल शीट के भरोसे नहीं हो सकता है। तो एक्सेल शीट के भी खुद के अपने क्या है लिमिटेशंस हैं, और वो हर चीज को क्या है हमारे सभी सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। तो और मान लो हम ये अभी एक्सेल शीट से ही सारा काम चला रहे थे, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन अगर मान लो कुछ टाइम बाद में इसी दौरान थोड़ा सा टाइम और निकल गया, मान लो 1 साल और निकल गया, या 1.5 साल बाद में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नंबर कस्टमर्स थे वो 100 की जगह 1000 कस्टमर्स हो जाते हैं। अगर 1000 कस्टमर हो जाते हैं, और मान लो पर मंथ हमारे पास में ना 3000 ऑर्डर आने लग जाते हैं, ठीक है, 3000 ऑर्डर्स पर मंथ आने लग जाते हैं, तो क्या ये एक्सेल शीट, क्योंकि एक्सेल शीट का तो अपनी खुद की भी एक अपनी औकात है, एक दायरा है कि वो कुछ ही सवालों का जवाब दे पाएगी, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है, लेकिन काफी सारे सवालों का जवाब देना हो वो कैसे देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक पॉइंट आएगा हमारे पास में कि हम एमआरपी करें। एमआरपी का मतलब क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का मतलब क्या, अपने चैप्टर का नाम भी एमआरपी है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यानी कि जो ऑर्डर्स हमारे पास में आते हैं, जैसे पर मंथ 3000 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उस ऑर्डर के लिए हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, इसकी प्लानिंग हमारे पास अगर होगी तो ही हम इतने कस्टमर्स को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते तो कस्टमर भी इम्पेशेंट होता है, वो दूसरे ओनर के पास में या दूसरे बिजनेस के पास में जाके वहां से सामान खरीद लेगा। तो हमारे पास में क्यों खरीदेगा, क्योंकि हमारे पास तो सारा काम होच पोच हो रहा है। तो अब क्या करें, तो मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग नाम की एक समझो एक सोल्यूशन है, जो क्या करेगा, इन सभी सब तरीके की जो प्रॉब्लम है या जितने भी सवाल अभी हमने उठाए हैं उन सबका जवाब एमआरपी देगा। तो एमआरपी क्या है, एमआरपी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है। एमआरपी क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे और वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी सवालों का जवाब है कि भाई किसका ऑर्डर आया, ऐसा कोई सवाल है, किसका किसका ऑर्डर आया, ठीक है, ऐसा कोई सवाल है, या किसका ऑर्डर बन गया है ना, किसका ऑर्डर बन गया है, ठीक है, या किसका अभी डिलीवरी डेट ड्यू है। तो ये हम अगर एक्सेल शीट के अंदर देखें तो एक्सेल शीट में जा जाके ढूंढना पड़ेगा एक एक। तो लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में है, एमआरपी प्लानिंग करता है, ये क्या करता है, सारी प्लानिंग करता है, और इन सभी सवालों के जवाब क्या है, आपको फटाफट उधर से सॉफ्टवेयर में जाओगे, सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब एमआरपी का इंट्रोडक्शन हो गया है, ये आपको एक एग्जांपल बना के दिया कि भाई ठीक है, आपके पास में ये सिचुएशन अगर इस तरीके से आपके पास में सिचुएशन हो, इन सभी सिचुएशन अगर वो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो इनको हैंडल करने के लिए फिर हमने क्या करा, एमआरपी की हेल्प की। तो एमआरपी क्या करता है, अब जैसे मान लो कि अगर ये सिचुएशन अगर आपके पास में आ जाए और आपके पास में एमआरपी ना हो, तो कभी क्या होगा कि आपके पास में ऑर्डर आया होगा, उसकी वजह से कभी आप अंडर स्टॉक चले गए होंगे या कभी आप ओवर स्टॉक चले गए होंगे। तो अंडर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास में जो डिमांड है वो आपके पास मान लो आपके पास में 4000 की डिमांड आ गई, 4000 यूनिट्स बनाने की डिमांड आ गई, लेकिन आपके पास में जो स्टॉक है वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 3000 के हिसाब से ही रखा हुआ है।
तो आपका जो डिमांड अगर ज्यादा है और स्टॉक आपके पास में 3000 यूनिट्स को फुलफिल करने का ही स्टॉक है, तो आपके पास में क्या माना जाएगा, वो सिचुएशन जो है अंडर स्टॉकिंग मानी जाएगी। इसका उल्टा अगर माना जाएगा कि डिमांड जो है वो आपकी कम है, मान लो वो 2000 है और आपके पास में स्टॉक जो है वो एज यूजुअल आपने 3000 मेंटेन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड तो कम आती है और आप स्टॉक ज्यादा खरीद के रखते हो, तो ओवर स्टॉकिंग। तो ये जो अपनी जो सिचुएशन आई है अंडर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग, ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि इसमें आप ये दोनों ही सिचुएशन किसी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि अंडर स्टॉकिंग में क्या होता है, आपकी डिमांड ज्यादा है और ऐसे में आपके 1000 यूनिट्स का जो नुकसान आपको जाएगा, ये यूनिट्स, क्योंकि आप अगर स्टॉक ही पूरा करके, आपके पास स्टॉक ही पूरा नहीं है और आप ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पाओगे, तो ये कस्टमर लूज कर दोगे। कस्टमर लूज करने का मतलब होता है बिजनेस लूज करना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी सिचुएशन जिसमें क्या है, आपका डिमांड कम है और आप स्टॉक ज्यादा इकट्ठा करते हो, तो इसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा क्या होता है कि इसमें इन्वेस्ट हो गया या ब्लॉक हो गई, आपकी मनी ब्लॉक हो गई है, चाहे वो आपकी वर्किंग कैपिटल ही थी तो वो आपकी ब्लॉक हो गई है। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा मिसमैनेजमेंट हो, तो मिसमैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया है, एमआरपी की हेल्प ली है। तो एमआरपी आपका क्या करेगा, अंडर स्टॉकिंग से बचाएगा, ओवर स्टॉकिंग से बचाएगा। तो एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, मान लो उसको पता है, उस सॉफ्टवेयर को पता होता है कि अगर आपको एक ऑर्डर जो है उसको फुलफिल करने के लिए मान लो सम फिक्स क्वांटिटी चाहिए, उसको पता है कि इतनी क्वांटिटी, एक ऑर्डर के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, कुछ फिक्स क्वांटिटी आपको पक्का चाहिए, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी आपको पक्का चाहिए। अगर मान लो 5 ऑर्डर आ जाए, तो एमआरपी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ये पता होता है कि अगर एक ऑर्डर के लिए इतना इतना क्वांटिटी है, तो आपके पास में 5 ऑर्डर्स आ जाए, तो आपको डेफिनेटली क्या करना होगा, 5 टाइम्स आपको क्या करना होगा, कुछ फिक्स क्वांटिटी का 5 टाइम्स लेना होगा, है ना। ये क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, वो खुद ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, उसके बाद में खुद आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा। अब जैसे इसके अलावा थोड़ी सी एक और 2-3 चीजें हम बात कर लेते हैं। मान लो आपको एक कबर्ड बनानी है, कबर्ड का मतलब क्या है कि कोई कबर्ड बनानी है, उसमें क्या है कि आपकी ड्रॉवर्स होती है, राइट। अब ये ड्रॉवर्स होती है तो उसमें नॉब्स लगे हुए हैं, मान लो ये अलमीरा है, ठीक है, ये अलमीरा है, फॉर एग्जांपल ये अलमीरा है, उसमें नॉब्स लगे हुए हैं, उसमें मान लो हैंडल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक ये आपकी एक कबर्ड हो गई, ये आपकी एक कबर्ड हो गई। कबर्ड, आप ये कबर्ड बनाना, ये आपका एक फिनिश गुड्स आपको डिलीवर करना है। अब इसको बनाने के लिए, आपको क्या क्या चाहिए, इसमें रैक्स बनी हुई है, ठीक है, इसके रैक्स, इसमें कुछ ड्रॉवर्स लगी होंगी, ठीक है, इसमें कुछ मान लो डोर्स है, कोई और इस तरीके की और भी अगर कबर्ड है जिसके अंदर क्या लगी हुई है, मान लो डोर्स लगे हुए हैं, या दो पल्ले का कोई ऐसा है, तो उसमें ये हैंडल हो गई, ये अलमीरा हो गई। तो ऐसा कोई अगर अलग मान लो आपके पास में डोर्स लगाने हैं, इसमें कुछ हिंजेस लगाने हैं, आपको हिंजेस जानते हो, जहाँ से वो दरवाजा ज्वाइन करते हो आप अलमीरा के साथ में, वो हिंजेस है। इसके अलावा कोई अगर आपको सामान चाहिए जो हम इसमें नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, तो वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इस तरीके का सामान चाहिए। तो ये जो सारा सामान है, इस सामान को जो भी हमको इसको बनाने के लिए चाहिए, वो सारा सामान हमको जो भी चाहिए, वो सब सामान को हम क्या बोलते हैं, सब असेंबलीज। क्या बोलते हैं, सब असेंबलीज, सब असेंबलीज बोलते हैं। यानी कि ये सारा सामान जब असेंबल कर लेंगे, ये सारा सामान जब असेंबल कर लेंगे, तब हम पूरी अलमारी को क्या कर पाएंगे, असेंबली कर पाएंगे, पूरी अलमारी बना पाएंगे। तो ये अपना सब असेंबलीज क्या होता है, किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सामान उसमें लगने वाला है, उनको कलेक्टिवली आप क्या बोल सकते हो, सब असेंबलीज बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बाय कंबाइनिंग सब assemblies, जब आप खीरा खाते हो तो मैं ये खाती हूँ। तो चार्जर निकालना है, मैं उधर ही बैठ will require material। ना ये तो बच्चे म्यूट कर लो बच्चों, बस इतना ही खाना है मेरे को। अपना अपना माइक म्यूट करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नहीं ढक दूंगा नहीं, ठीक है, तो हम जितनी भी सब असेंबलीज हैं उनको इकट्ठा करके हम क्या बना पाते हैं, उनको इकट्ठा करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना पाते हैं। रॉ मटेरियल, ये सब असेंबलीज में हमको रॉ मटेरियल चाहिए और उनकी प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, अपना फाइनल प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो ये अभी देखो, इसके बाद में हम इसके आगे बात करते हैं कि ये जो सब असेंबलीज है, ये जो आपके जो रॉ मटेरियल है, इनकी जो सब असेंबलीज की जो लिस्ट होती है, सब असेंबलीज, या ऐसे कह सकते हैं द
द लिस्ट ऑफ सब असेंबलीज इज कॉल्ड बिल्स ऑफ मटीरियल्स, और शॉर्ट में इसको BOM, बिल्स ऑफ मटीरियल भी बोलते हैं। ये वर्ड्स आपके अभी उसमें आएंगे, काम में आएंगे, तो ये थोड़ा सा रूबरू हो जाना कि भाई सब असेंबलीज क्या है, बिल्स ऑफ मटीरियल्स क्या है। तो बिल्स ऑफ मटीरियल्स बोलते हैं सब असेंबलीज के लिस्ट को। ये जो पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है, इस लिस्ट को हम कलेक्टिवली फिर क्या बोल सकते हैं, इन सबका एक बिल बनेगा, बिल ऑफ मटीरियल बनेगा, तो बिल्स ऑफ मटीरियल या BOM बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, list of items, the list of items required to create sub assembly या required to sub assembly, इसका क्या करेंगे भाई, you will create a product, आप इसकी हेल्प से क्या करोगे, आप एक प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे, तो that is called bills of material। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया आप लोगों को जो भी मैंने बोला है? ठीक है जी। अब देखो, अब ये MRP है ना, ये करता क्या है, MRP करता क्या है, देखो MRP को कुछ चीजें समझा दो, आप MRP को कुछ चीजें बता दोगे तो वो आपके लिए क्या करेगा, कुछ काम कर देगा। जैसे अगर आप MRP के अंदर ये इंफॉर्मेशन डालो कि आपके पास में कितने सेल्स ऑर्डर आए हुए हैं, ये आप MRP सॉफ्टवेयर इसके अंदर फीड कर दो। आप इसके अंदर ये बता दो कि आइटम्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में कितने आइटम्स लगने वाले हैं, और MRP को ये बता दो कि बिल्स ऑफ मटीरियल, बिल्स ऑफ मटीरियल्स मतलब सब असेंबलीज है ना, यानी कि लिस्ट जो है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ सब असेंबलीज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ मटीरियल्स। उसको बता दो कि अभी करंट में हमारे पास में कितना स्टॉक गोडाउन में रखा हुआ है, तो करंट इन्वेंटोरी कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आप क्या कर दो, इसको MRP को बता दो। तो एक प्रकार से हमने क्या करा, एक जो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है MRP का, इसके अंदर कुछ इनपुट डाल दिया हमने। ठीक है, अगर आप इसको अंदर ये इंफॉर्मेशन डाल देते हो तो ये आपको कुछ आउटपुट दे देगा, ये आपको कुछ आउटपुट दे देगा। क्या दे देगा, वो आपको बता देगा। इसमें किसी मतलब आपको 2 मैनेजर, 4 मैनेजर, 5 मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है। ये MRP सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ना भैया आपके पास जो ऑर्डर आया हुआ है उसके लिए जो है आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो खुद बताएगा। आपको कैलकुलेट कर करके गिनने की जरूरत नहीं है, वो खुद बताएगा कि आपको अपना ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर आए हो, चाहे वो 10 आए हो, चाहे वो 100 आए हो, चाहे वो 1000 आए हो, चाहे वो 10,000 आए हो, ठीक है, वो बताएगा कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर के अंदर आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। दूसरा, वो आपको क्या बताएगा कि वो खुद ही जैसे ही आपके पास में ऑर्डर आएगा, वो क्या करेगा, आपका चेक करेगा आपकी इंफॉर्मेशन कि आपके पास में करंट कितना स्टॉक पड़ा है, उसको माइनस करके, और अब जित नंबर ऑफ ऑर्डर्स में कितना मटेरियल लगने वाला है वो सॉफ्टवेयर को पता है, उस हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इतना मटेरियल चाहिए। वो खुद ही क्या कर देगा, वो सॉफ्टवेयर ही ना परचेज, आपके सप्लायर के पास में परचेज ऑर्डर भेज देगा। ठीक है, और वो खुद ही, वो जो आपका जो ये MRP जो सॉफ्टवेयर है, ये खुद ही बता देगा कि वर्क ऑर्डर कितना है। वर्क ऑर्डर बताती हूँ आपको क्या होता है, यानी कि कितना रॉ मटेरियल, वर्क ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना रॉ मटेरियल है ना, उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल कितना आया है और कितने पर काम चल रहा है, कितने पर काम चल रहा है, ये भी बता देगा। भैया कितने पे काम चल रहा है, कि हमारे पास में मान लो 100 पड़ा था, उसमें से कितने पे वर्क ऑर्डर मतलब कितने पे काम चल पड़ा, तो इसमें से मान लो, अगर मान लो उसको उसके सॉफ्टवेयर में फीड हो गया कि 100 तो फीडेड था, उसमें से 80 निकाल दिया, तो उसके पास में 20 पड़ा, यानी कि 20 उसके स्टॉक में पड़ा है, तो 80 के ऊपर क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तो वर्क ऑर्डर का मतलब कितने रॉ मटेरियल के ऊपर काम चल रहा है या उसको यूज किया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या कर देगा, रिपोर्ट्स बना देगा, है ना, और फोरकास्टिंग भी कर देगा। तो ये MRP जो है, ये MRP बहुत काम की चीज है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपकी सभी समस्याओं को, सभी तरीके के प्रॉब्लम्स को खुद अकेला सॉल्व करता है। आदमी क्या होता है कि जब किसी इंसान को आप रखते हो तो उसको मैनुअली हर चीज करनी पड़े। जब तक आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो, कोई आपके पास मशीन नहीं हो, कोई डिवाइस नहीं हो, तो मैनुअली बहुत सारी चीजें हैंडल करना, हजारों कस्टमर का इतना सारा डाटा हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। आप कभी किसी शॉप पर गए हो, अगर आप किसी शॉप पर, टेलर शॉप पर गए हो, है ना, अगर टेलर की शॉप पर गए हो और उसके पास में आप देखो वो अकेला अगर काम करने वाला है, और उसके पास में कस्टमर कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं मालूम, अगर मान लो महीने के उसके पास में 30 कस्टमर आते हैं, तो उस 30 कस्टमर का वो ऑर्डर लेता है, सबका नाप चौक करता है, उस हिसाब से वो सामान भी लेके आएगा,
उस प्रकार से उसको सबको अलग अलग उसने डिलीवरी डेट दे रखी होगी, तुम्हारा ड्रेस इतने तारीख को डिलीवर कर दूंगा, तुम्हारा इतने तारीख को। तो वो मैन्युफैक्चर भी करेगा, रॉ मटेरियल भी लेके आएगा, डिलीवरी भी करेगा। तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स और बढ़ जाएंगे तो वो टाइम पे डिलीवरी किसकी कब थी, किसकी, उसको याद रखना इतना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होते जाता है तो एमआरपी ही आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि वो आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर दे। जैसे अभी एमआरपी इतना एडवांस नहीं है, एमआरपी के बाद में तो ईआरपी भी आ गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, ये तो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है। इसके बाद में एक और सॉफ्टवेयर ही है वो, ये एमआरपी ना इसके अंदर इनबिल्ट है, ये समझो कि ये इसका जैसे कहते हैं ना सब पार्ट है ये। अगर ईआरपी ये है तो ये एमआरपी है ऐसे। तो अगर आप ईआरपी वाला सॉफ्टवेयर रखते हो तो आप समझो कि आपने और भी जो ईआरपी आपके अदर फंक्शंस जो होते हैं वो उसको भी हैंडल कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग वर्क करना है, अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो ईआरपी आपको अकाउंटिंग भी करके देगा, ठीक है। सॉरी, आपको अकाउंटिंग भी करके देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ईआरपी से आप बोलो तो ईआरपी आपके डे टू डे जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करके देगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट करके देगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके देगा, सप्लायर चेन ऑपरेशन करके, और अदर कंप्लायंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको क्या करता है एंटरप्राइज है ना खुद हैंडल कर लेता है। तो एंटरप्राइज तो और बहुत बड़ा अदर सर्विसेज भी आपको हैंडल करके देगा। तो आपका जो ईआरपी है, ईआरपी जो है, ईआरपी जिसकी हम बात अभी नहीं करेंगे लेकिन मैं बता रही हूँ कि ईआरपी इससे भी एडवांस है। तो ईआरपी के बाद में तो कभी आएगी नए सिलेबस में, तब हम उसकी बात करेंगे। तो हाल फिलहाल तो ये देखते हैं कि आपका एमआरपी क्या है। तो अब आपका एमआरपी आपका हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। चलो, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आपको एक एग्जांपल तो मैंने आपके सामने क्रिएट किया, अब आपको समझने में आसानी होगी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली क्या बला है और क्या चीज है। तो देखो कि इट्स अ सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग द मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल और कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्राइमरी स्टेप्स। टेकिंग इन्वेंटोरी ऑफ द मटेरियल, कितनी इन्वेंटरी मंगानी है, कंपोनेंट्स ऑन हैंड कितने होने चाहिए, आइडेंटिफाइंग विच एडिशनल वंस आर नीडेड, एक्स्ट्रा और क्या क्या चाहिए, उसके अलावा उसका शेड्यूल जो है, प्रोडक्शन कब करना है, परचेज कब करना है, इन सभी सवालों का जवाब। या दूसरी डेफिनेशन देख लो, एमआरपी क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंटोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम है। यानी कि आपकी इन्वेंटोरी का मतलब है कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितना रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा है, कितना आपको बनाने के लिए रिलीज करना है, कितना बन गया है, और ये सब जितने भी सवाल और इसके अलावा भी उठ सकते हैं, उन सभी सवालों का जवाब क्या देता है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट। एमआरपी सॉफ्टवेयर देने की कोशिश करता है। ये एमआरपी आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। एमआरपी वर्क्स बैकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन प्लान फॉर फिनिश गुड्स। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि बैकवर्ड का मतलब होता है कि पीछे से ही पता कर लेता है कि भाई वो पहले ही पता करता है कि आप पहले ही पता करता है कि आपको फिनिश गुड्स कितना बनाना है। बैकवर्ड का मतलब होता है कि एमआरपी वर्क्स बैकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन प्लान फॉर फिनिश गुड्स, यानी कि उसको कितना फिनिश गुड्स बनाना है उसके लिए वो पहले पता करता है, फिर वो रॉ मटेरियल से चालू करता है, रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है चालू करता है, उसकी प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश गुड्स की डिलीवरी तक वो सारा काम हैंडल करता है। यानी कि जो इन्वेंटोरी पार्ट है उसके ऊपर सारा काम करता है, ठीक है। उसके अलावा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि इट एंश्योर्स दैट रॉ मटेरियल जो है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेडीली हो, मतलब रेडीली अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन के लिए भी आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो और आपका प्रोडक्ट बन जाए तो वो कस्टमर के लिए भी टाइमली डिलीवर हो पाए। और इसके अलावा कोशिश करता है कि आपको क्या करना पड़े, लोवेस्ट रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको क्या रखना पड़े, रॉ मटेरियल कम से कम मेंटेन करना पड़े, क्योंकि अगर आप ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लोगे तो आपका मनी भी ब्लॉक हो जाएगा रॉ मटेरियल खरीदने में, प्लस गोडाउन भी चाहिए उसको स्टोर करने में, तो कैरिंग कॉस्ट भी आपका ज्यादा हो जाएगा। और आपने ऑर्डर किया होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो सकती है आपकी ज्यादा इनकर हो जाए। एंड फिनिश प्रोडक्ट लेवल इन स्टोर, तो आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है भाई जितना आपको ऑर्डर आया है उतना ही आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़े तो फिनिश गुड्स आपको उतना ही बनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपको हेल्प मिलती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 100 का ऑर्डर आया है तो 100 का ही रॉ मटेरियल खरीदें। इससे क्या होगा, जो अंडर स्टॉकिंग है और ओवर स्टॉकिंग है उस प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल जाएगा। इट ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग, इट हेल्प्स इन डिलीवरी, टाइम टेबल मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्या क्या परचेस करना ये हेल्प करता है, ये हमने समझ लिया। एक और डेफिनेशन देखो तो ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम है जो प्लान भी करता है, मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है आपकी हर तरीके की इन्वेंटरी को एफिशिएंटली, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल था, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी था, चाहे फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी था, ठीक है। इट प्लान्स
इट मैनेजेस एंड इट कंट्रोल्स व्हाट, योर MRP प्रोग्राम। समझ में आया? समझ में आया आपको? समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है। अब देखो छोटा सा देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, कंप्यूटराइज सिस्टम खरीदता है, यानी जिसको हम MRP प्रोग्राम बोलते हैं। एक MRP एक उसके पास में सिस्टम है, उसमें इसने MRP प्रोग्राम या कंप्यूटर्स में MRP प्रोग्राम उसने डलवा लिया है। ये MRP प्रोग्राम खुद से ही क्या कर रहा है, अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो, एग्जाम में आया और डायग्राम बना देते हो पेंसिल से, अगर ऑफलाइन होता है तो उस केस में दैट हेल्प्स, मतलब that gives a good view that you know very well the MRP program. So this computerized software, it plans, it manages, it controls everything. Controls मतलब overstocking नहीं होने देगा, अंडरस्टॉकिंग नहीं होने देगा, अप्रोप्रिएट ऑर्डर ही वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल का ऑर्डर करेगा। तो आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली इसी प्रोग्राम में आपके जो सप्लायर्स है ना रॉ मटेरियल के, उसको क्या कर दिया, ऑर्डर भेज दिया, डिस्पैच कर दिया। आपको नहीं पता लगा लेकिन वो भेज दिया, क्योंकि आपने उस MRP प्रोग्राम को एक कमांड दे रखा है। ठीक है, जैसे ही आपका स्टॉक का लेवल गिरेगा और जैसे उसको पता चलेगा कि स्टॉक का लेवल तो गिर गया है लेकिन ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो वो क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर प्लान कर लेगा और ऑटोमेटिकली आपके सप्लायर्स को क्या कर देगा, आपके सप्लायर्स को इन्वेंटरी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, कंपोनेंट के लिए, अदर असेंबलीज के लिए, इसको हम सब असेंबलीज बोलते हैं। सब असेंबलीज आप जानते हो, प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगने वाला सामान, उसका ऑर्डर गया। उसके बाद में ये आपने नेक्स्ट पे आ गए, इट स्केड्यूल्स अ प्रोडक्शन, मतलब उसके बाद में सारा सामान का ऑर्डर आ गया, माल आपके गोडाउन में उतर गया है। उसके बाद में ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको तो कंप्यूटर खोल के देखना है, ये इन्फॉर्मेशन ये भी देता है कि कब कौन से डेट को कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से डेट को कितनी डिलीवरी करनी है, और उस डिमांड की भी फोरकास्टिंग उस बेसिस पे वो कर लेता है कि भैया इतने टाइम पीरियड में इतना ऑर्डर आया और इतने टाइम पीरियड में इतना ऑर्डर आया, तो अब कितना टाइम गुजर चुका है इसके बाद में और कितने ऑर्डर आ गए, है ना, उस हिसाब से वो फोरकास्टिंग भी कर देगा। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग आप मैनुअली कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, कभी किस मेथड से कर रहे हो, कभी आप मार्केट रिसर्च से कर रहे हो, कभी एजेंट से पूछ रहे हो, कभी बाहर वालों से पूछ रहे हो, कभी इनसाइडर से पूछ रहे हो, फिर आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो। तो इतनी सारी झंझटों से भी आपको निजात दिलवाता है आपका MRP सॉफ्टवेयर। ठीक है जी बेटा, ठीक है जी बेटा। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि कोई शैरोन नाम से कोई लड़की है, लेडी है, एंड शी इज द प्रोपराइटर ऑफ क्लॉथिंग स्टोर। उसका एक स्टोर है कपड़ों का, क्रिएट सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथ्स। अब बहुत सारे कपड़े बनाती बेचती है। शॉर्ट टाइम हर शॉप बिकेम वेल नोन अमंग द लोकल बॉडीज, मतलब लेडीज समझो। अब ये जो शॉप है ये क्या है, काम अच्छा करता है तो देखो बिजनेस बढ़ता है, उसकी वजह से उसका बिजनेस एक्सपेंड हुआ। व्हेन शी बिगेन एक्सेप्टिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी लेने लग गई। एंड ऑपरेटिंग द स्टोर बिकेम मोर डिफिकल्ट। अब जब कस्टमर ज्यादा आते हैं तो फिर आपके पास में ऑर्डर ज्यादा आएगा, उस ऑर्डर को बनाने के लिए आपके पास में अब आने लग गई प्रॉब्लम, क्योंकि इतना सारा डेटा मैनेज करना, देखो 10 आदमी का 20 आदमी तक का समझ में आता है, जब 100 150 1000 होने लग जाते हैं तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, हर एक आदमी को हम याद नहीं रख सकते हैं। सो डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट शी कुड नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट्स ऑन टाइम। तो लोगों का ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रही टाइम पे, तो कस्टमर तो बिगड़ता ही है ना। सो शी स्ट्रगल टू कीप ट्रैक ऑफ द डिमांड, तो फिर उसने ट्रैकिंग करने लगी। एज ए रिजल्ट अब उसको क्या हुआ, इन सबकी वजह से उसने सोचा यार सबके अलग अलग ऑर्डर आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो शी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मोर सिमिलर क्लॉथ्स, सेम काइंड के क्लॉथ्स प्रोड्यूस करने लग गई बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ डिमांड, रिजल्टिंग इन एक्सेस प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या हुआ, वो हैंडल नहीं कर पाई, जो ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गई। ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाओगे और सेम टाइप के कपड़े ही प्रोड्यूस कर रहे हो और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको लॉसेस होने लग गए। तो उसको एक फ्रेंड मिली लिसा, who was more using मतलब वो उसको एक टेक्नोलॉजी का पता था, फॉर एग्जांपल MRP टेक्नोलॉजी उसको पता थी। तो she helped her to know to solve business challenges suggested using the MRP requirement planning system। शैरोन ने वैसा ही किया, prepared bill of materials to understand the type, quantity, delivery time, सब उसमें डाला। अब उस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ने did all computation, उसने कैलकुलेशन कर ली अपने आप ही और उसको बता दिया हाउ टू मेंटेन द डिमांड एंड हाउ टू मेंटेन द सप्लाई चेन। तो डिमांड एंड सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि भाई डिमांड कितनी है और आपको सप्लाई कितनी करनी है। जब इसका बैलेंस आमने सामने बराबर बैठ जाता है ना, एक ऊपर नीचे हो तो क्या है, बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन अगर हम जितना डिमांड है उतना ही हम सप्लाई कर दें तो बैलेंस बन जाएगा। तो आपका जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या कर रहा है, दैट इज हेल्पिंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एवरी काइंड जो आपकी इन्वेंटरी से रिलेटेड हो सकती है। सो आप ये देख लो
कि आपकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो आप देखो कि इट सिंप्लीफाइज, क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, मिनिमाइज ओवरहेड कॉस्ट। देखो ओवरहेड कॉस्ट जानते हो आपको, वो भी कम आएगी, क्योंकि कम बनाना है तो कम ही होगी, और ज्यादा बना के अगर वो बिका नहीं तो आपका कॉस्ट ज्यादा लग गया, ठीक है। तो आप एमआरपी की हेल्प से उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऑर्डर कैसा आया है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बना के दे सकते हो, तो कस्टमाइजेशन की भी गुंजाइश होती है। हर बार सिंपल सिंपल प्रोडक्ट बनाने के अलावा उनकी कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, तो अलग अलग कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट बना के कर सकते हो डिलीवर। प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है क्योंकि उसको टाइमली डिलीवरी मिल गई, आपका सप्लाई डिमांड जो है वो बैलेंस हो गया, ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी स्टॉक। सो कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं किससे, एमआरपी सॉफ्टवेयर से। ये तो हमने आपको बता दिया भैया, भाई फर्नीचर की दुकान है तो उसको क्या क्या सामान चाहिए, ये ड्रॉवर चाहिए, नॉब चाहिए, शेल्फ चाहिए, मतलब ये क्या है, ये सब मिला के सब असेंबलीज थी, ये मिला के सब असेंबलीज आपकी थी। अब आप देखो, अगर अब आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो आप देखो कि आपकी जो एमआरपी है वो क्या करती है, दैट इज द टेक्निक, दैट इज द एमआरपी इज अ टेक्निक ऑफ वर्किंग बैकवर्ड। अब देखो एक आपने ये वर्ड देखा, बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड का मतलब होता है पहले पीछे जाके देखो कि आपको फिनिश गुड्स का कितना ऑर्डर आया हुआ है ना, फिनिश गुड्स का कितना ऑर्डर आया हुआ है, मॉड्यूल में लिख लिया करो, फिनिश गुड्स का कितना ऑर्डर आया है। सो इस टेक्निक ऑफ वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द शेड्यूल क्वांटिटीज एंड नीड्स डेट्स फॉर एंड आइटम्स, और उसके बाद में उसको फाइनल डिलीवरी डेट कब होनी है ये देख लो, स्पेसिफाइड इन अ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अच्छा ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, अब चाहो तो कहीं लिख लो, वैसे तो जगह जहां पे भी हो, ये MPS मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इसको क्या बोलते हैं, लिख लो आप। इट मींस what products a manufacturer will produce when and in what quantities। मतलब एक मैन्युफैक्चरर जो किसी सामान को बनाता है ना, वो कितना प्रोड्यूस करे, कब प्रोड्यूस करे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ऐसा डेटा, इसका कोई टाइम टेबल जो बना रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से देखते हैं कि एमआरपी आपके मॉड्यूल की अगर देखें ना, उसको सिंपल तो मैंने बना दिया, लेकिन फिर भी देख लो आप कि ये क्या कहता है कि टेक्निक टू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम स्केड्यूल्ड क्वांटिटीज। स्केड्यूल मतलब आपने स्केड्यूल किसमें बनाया है, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में बनाया है, उसमें जाके देखना है कि भाई कितना आपको ऑर्डर आया है, फिर आपको कितना आपको चाहिए, टू डिटरमिन द रिक्वायरमेंट फॉर कंपोनेंट्स नीडेड टू मीट द मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। उस मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल में आपने सब कुछ लिखा है कि कितना आपको क्वांटिटी आपको चाहिए होता है, कितना ऑर्डर आपको चाहिए होता है, कितना क्वांटिटी, कितना रॉ मटेरियल किसके पास में, सारा टाइम टेबल होता है, प्रोडक्शन का पूरा टाइम टेबल जो होता है उसको मास्टर प्रोडक्शन। एक ही जगह जब आप सारा अपना टाइम टेबल बना लेते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आपका मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल वो कहलाता है, ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें इसको मैच कराने के लिए ये टेक्निक हमारे पास में है, और वैसे आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, आई नो। देखो इसको यहाँ पे देख लो कि मटेरियल रिक्वायरमेंट रेफर्स टू बेसिक कैलकुलेशन यूज्ड टू डिटरमिन कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम एंड आइटम रिक्वायरमेंट। फाइनली आपको कितना बना के देना है, उसके लिए कितना कंपोनेंट आपको चाहिए, ठीक है जी। ये तो आप जो आपको इजी लगे वो देख लेना। एमआरपी के ऑब्जेक्टिव से क्या उद्देश्य होंगे मैंने आपको बता दिए कि इससे आपके इन्वेंटरी रिडक्शन होगा, फालतू का वेस्ट नहीं होगा, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी टाइम, तो इससे क्या होगा, टाइमली डिलीवरी भी कर पाओगे और टाइमली क्या कर पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाओगे, तो आपका जो वेस्ट नहीं होगा, आपका जो रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट, मतलब रियली किसी को जो कमिटमेंट कर पाते हो डिलीवरी का, वो आपका जो है रियल होगा, ऐसा नहीं कि आपने आज 10 तारीख दी और 12 तारीख को डिलीवरी कर रहे हो, तो आपका डिलीवरी क्या होगा, रियलिस्टिक होगा। डेफिनेटली आप सारा काम टाइम पे करते हो, सब कोऑर्डिनेशन आपका रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, प्रोसेसिंग भी टाइम पे हो जाती है और डिलीवरी भी टाइम पे हो जाती है, तो उससे क्या होता है, आपका एफिशिएंसी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर आपके उसके बाद में ये 4 इसके बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो बताया नोट्स में वो देख लेना, आप एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हो।
ठीक है। और उसके अलावा और क्या कहता है, आपके जो फंक्शन सर्व्ड बाय एमआरपी, एमआरपी क्या क्या फंक्शन कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, आपने देखा। उसको पता है कि व्हेन टू रिलीज द ऑर्डर, उसको उस सॉफ्टवेयर को पता है कि कितनी क्वांटिटी में मेरे को ऑर्डर रिलीज करना चाहिए। तो ऑर्डर प्लानिंग करना जानता है कौन, एमआरपी। कंट्रोल करना जानता है, ना तो ऊपर ना नीचे, प्रायोरिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना। उस सॉफ्टवेयर को पता है हाउ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अवेलेबिलिटी इज कंपेयर टू द नीड डेट फॉर ईच कंपोनेंट। उसको पता है आपके सॉफ्टवेयर को कि ना कब कब आपका जो रॉ मटेरियल है वो कब कब अवेलेबल है, उसकी कब कब आपको कंपोनेंट की कब कब नीड पड़ेगी, कौन से डेट को कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वो आपके सॉफ्टवेयर को भी पता है। प्रोविजन फॉर बेसिस ऑफ प्लानिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एंड डेवलपिंग ब्रॉड बिजनेस प्लान, यानी कि आपका जो ये क्या नाम है इसका, जो एमआरपी जो है, ये क्या है, आपको ओवर कैपेसिटी और अंडर कैपेसिटी से भी बचाता है। ओवर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास में वही कि आपके पास में अगर डिमांड कम है और मशीनें ज्यादा है, यानी कि आपका आपका आप प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते हो, डिमांड कम आती है, तो उस चीज से आपको क्या करता है, ये बचाता है। ठीक है। उसके अलावा फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये आपने देख लिए हैं। इसके अलावा इसके इन एडिशन एमआरपी आपको और क्या हेल्प कर सकता है, कैपेसिटी हेल्प कर सकता है, सब कुछ ये आपने पढ़ लिया है, ये आपने पढ़ लिया है। तो फिर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है एमआरपी का, इवन दो एमआरपी के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन एमआरपी के साथ में कुछ आपको फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो 3 कॉजेस उसने बताए कि अगर लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, मतलब एमआरपी जो है ना, उसमें ना आपके जो टॉप डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो अगर उसमें शामिल नहीं होते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप डिपार्टमेंट है वो उसमें शामिल नहीं हो रहा है आपके एमआरपी के अंदर, तो उसकी वजह से वो कभी क्या करते हैं, आपका ऑर्डर आता है तो मटेरियल पहले ही मंगा लिया होगा, या मटेरियल में ऑर्डर में लेट हो जाएगा, तो वो लोग अगर इसको तवज्जो नहीं देते हैं तो ये इसका फेलियर है कि तवज्जो ना देना, टॉप मैनेजमेंट का एमआरपी को तवज्जो ना देना। ठीक है। एमआरपी वाज प्रेजेंटेड प्रिसीव्ड एज ए कंप्लीट एंड स्टैंड अलोन सिस्टम टू रन ए फर्म रादर देन एज अ पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम। मतलब आपने क्या करा कि एमआरपी ना सब कुछ एमआरपी के भरोसे दे दिया, रख दिया, और आप खुद जाके ना उन चीजों को रीचेक नहीं करते हो। क्या कहते हो, प्रिसीव्ड एज ए कंप्लीट एंड स्टैंड अलोन सिस्टम टू रन ए फर्म। पूरा एमआरपी के भरोसे बिजनेस छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अदर काम भी होते हैं जो एमआरपी के साथ साथ सबका कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक एमआरपी नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता है, आपके पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको रन करने के लिए रखने पड़ते हैं। अकाउंटिंग के लिए अलग रख रहे हो, तो किसी अदर सिस्टम के लिए, रिसर्च के लिए अलग रख रहे हो, मार्केटिंग के लिए अलग रख रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के आपको अलग अलग, तो केवल एमआरपी के भरोसे बिजनेस चलाना भी क्या हो सकता है, आपको नुकसानदायक हो सकता है। उसके अलावा the issue of how MRP can be made to function with just in time production system, एक इशू है। अच्छा, जस्ट इन टाइम का मतलब मैं बता दूं, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भाई जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है जस्ट इन टाइम, यानी कि मेरे पास में आज अगर 2 ऑर्डर आएगा तो मैं 2 ऑर्डर के हिसाब से 2 का ही रॉ मटेरियल खरीदूं। अगर मेरे पास में 10 आ जाए ऑर्डर तो मैं 10 का ही रॉ मटेरियल खरीदूंगी। जस्ट इन टाइम मतलब व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड, जस्ट उसके बाद में ही हम क्या कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। बना के एडवांस में हम क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल को एडवांस में नहीं खरीद के रख रहे हैं। पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद जस्ट आफ्टर ऑर्डर जस्ट आफ्टर ऑर्डर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे। तो जस्ट इन टाइम बोलते हैं उसको, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। एमआरपी जो है ना, द इश्यू ऑफ हाउ एमआरपी कैन बी मेड टू फंक्शन। अब ये होता है कि एमआरपी में भी हम, अगर हम एमआरपी और जस्ट इन टाइम को, भाई जस्ट इन टाइम का तो मतलब क्या है, ऑर्डर आया और उसके जस्ट बाद में हमने रॉ मटेरियल खरीदा, पहले खरीद के हमने कुछ नहीं रखा। अगर टेलर की शॉप पे अगर कोई ड्रेस बनाने के लिए ऑर्डर आया तो हमने जाके मार्केट से कपड़ा खरीदा, तो एक जस्ट इन टाइम का एक एग्जांपल हो गया। या केक्स आए, केक्स आए उसके बाद में हमने उसके लिए मटेरियल खरीदा, तो वो एक जस्ट इन टाइम का। लेकिन एमआरपी में हम ऐसा बिल्कुल एमआरपी को जस्ट इन टाइम से मैच करा दें एग्जैक्ट, कि भाई आज ऑर्डर आए तो अब गाड़ी है, मान लो आपको कार की डिलीवरी लेनी है, अगर 100 किसी कंपनी के पास में 1000 कार का, मारुति है, मारुति को 1000 कार्स का वो करना है, ऑर्डर तैयार करना है। ठीक है। मान लो अभी मान लो नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रे के अंदर आपको कार डिलीवर करनी है 1000 की। तो आप सोचो 1000 का ऑर्डर आया, उसके बाद में मैं रॉ मटेरियल खरीदने जाऊं तो भैया आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि एक पहली बात तो वो कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है, ऊपर से बड़ा प्रोडक्ट है और काफी मात्रा में है, काफी क्वांटिटी में है, तो उसके लिए आपको पहले से प्री प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जस्ट इन टाइम तो एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि प्रोग्राम है
लेकिन एमआरपी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि ये दोनों को आप एकदम से मैच करवाना चाहो कि जब आए ऑर्डर तो करूं, 1000 का ऑर्डर आए तो 1000 का मैं माल खरीदूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले भी स्टॉक में कुछ तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको अगर कोई सप्लाई नहीं हो पाई पीछे से किसी सप्लायर द्वारा, तो आप फंस जाओगे। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस उसने आपको दे रखे हैं। ठीक है जी बेटा, ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। कल हम ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग है ना, जो इससे एडवांस वर्जन है, वो हम बाद में करेंगे।